अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी जहीर ने हमें नॉर्थ कराची से भेजी है। कहानी दिलचस्प है। आइए कहानी को जहीर की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम जहीर है। कई साल पहले अब्बू ने नॉर्थ कराची में प्लाट लिया था। प्लाट तो ले लिया, लेकिन इतने पैसे जमा ना हो पाए कि उस पर घर बनवाते। फिर जैसे लोगों का तरीका है, खाली प्लाट पर कचरा फेंकने लग जाते हैं। हमारे इस प्लाट के साथ भी यही हुआ। हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि हमारा प्लाट कचरा कुंडी के नाम से मशहूर हो चुका है। हमारी रहाइश उस वक्त गार्डन में थी। हम अपने 2 चचाओं के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। घर छोटा था, मसाइल भी बहुत थे। हमारे अब्बा बड़े थे, उन्होंने सब पर बहुत पैसा खर्च किया था। दादी और चचा लोगों को अगर इस प्लाट का पता चल जाता तो ये भी न रहता। अब्बा भी ये सब समझते थे, इसीलिए ये प्लाट अब्बा ने बड़ी मुश्किलों से बचत करके लिया था और इसके बारे में चचा लोगों को कुछ पता लगने नहीं दिया। हमारा नॉर्थ कराची की तरफ जाना भी नहीं होता था। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था। ये 1992 की बात है। कराची के हालात खराब होने लग गए। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने में आने लगा। एक दिन अब्बा दफ्तर से लौटे तो बहुत परेशान थे। उनको पता चला था कि हमारे प्लाट पर बोरी बंद लाश फेंकी गई है। अब्बा खबर मिलने पर वहां गए थे। प्लाट की इतनी बुरी हालत देखकर उनको बहुत अफसोस हुआ। अगर घर नहीं बना सकते तो कम से कम वहां बाउंड्री वॉल तो खड़ी करनी ही पड़ेगी। और यही मसला घर में डिस्कस होता रहा कि क्या किया जाए। और फिर एक हफ्ते में ही अल्लाह पाक की तरफ से इंतजाम हो गया। अम्मी को नाना की तरफ से कुछ रकम मिल गई और वो इतनी थी कि एक सिंगल स्टोरी मकान उस प्लाट पर तामीर करवाया जा सकता था। मकान की तामीर शुरू होने से पहले सबसे अहम मसला उस जगह की सफाई का था। अब्बा के बड़े ताल्लुकात थे जो इस मौके पर बड़े काम आए। सफाई से लेकर मकान की तामीर तक के सारे मामले अब्बा ने बाहर के बाहर ही हल किए। मेरी बस ये ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं हफ्ते में एक बार प्लाट का चक्कर लगा लिया करूं। जब मैं पहली दफा वहां गया तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन जब दूसरा चक्कर लगा तो सब साफ हो गया था और फिर तामीर का काम शुरू हो गया था। वहां 3 घंटे गुजारे तो काम करने वाले मजदूरों से भी सलाम दुआ हो गई। उनमें से एक मजदूर नजीर बड़ा अच्छा आदमी था। वो बहुत तरीके वाला बंदा था। 8 जमातें पढ़ा हुआ भी था। मुझसे बेतकल्लुफी हो गई। अब मैं जब भी जाता उसी के पास बैठता, बात करता। घर की तामीर जारी थी। एक दिन उसने मुझे एक अजीब बात बताई, इस शर्त पर कि मैं उसका जिक्र किसी से न करूं। उसका कहना था, जहीर बाऊजी, इस जगह पर कोई मसला है। यहां काम करना आसान नहीं है। यहां जब पहले सफाई शुरू हुई तो अजीब व गरीब हुलिये वाला आदमी सामने आकर बैठ गया। वो हमें गुस्से से घूर रहा था। कुछ देर बैठ के वो गायब हो गया। मुझे लगा कोई मलंग है। मैंने परवाह भी न की, लेकिन जो काम चंद घंटों का था वो पूरे दिन में भी मुकम्मल न हो सका। दूसरे दिन हमारे 2 बंदे शदीद बीमार हो गए, लेकिन हमने काम खत्म करके छोड़ा। उस दिन वो मलंग तो नहीं आया, लेकिन जब हमें काम करते अंधेरा फैलने लगा, हम अपना सामान समेट कर जा रहे थे तो जाते जाते मैंने ऐसे ही पलट कर देख लिया तो मैंने उस जगह पर
5 छोटे कद के स्याह रंगत वाले बच्चे खड़े देखे। अजीब बात यह थी, उनकी शक्लें एक जैसी थी। मैं चौंक गया। मैंने अपने साथी को दिखाना चाहा, लेकिन एक नजर में जैसे वो नजरों से ओझल हो गए। उस दिन मैं समझ गया, ये जगह भारी है। आप तो यहां थोड़ी देर के लिए आते हैं, हम यहां सारा दिन होते हैं। कभी हमारा सामान वाला पर्चा गायब हो जाता है, कभी सामान। जब हम सब सामान रखकर काम शुरू करते हैं तो हमारा सामान कम पड़ जाता है, जबकि सामान पूरा लाया जाता है। नजीर का कहना था, हमें यहां कुछ पढ़ाई वगैरह करा लेनी चाहिए। मैंने उसकी बात अब्बा को बता दी। अब्बा ने कहा, मकान बन जाए तो यहां खत्म करवाएंगे। अब घर का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था। एक दिन जब मैं वहां गया तो पंजाब से नजीर का कोई रिश्तेदार आया हुआ था। वो मुंह बनाकर बैठा था। नजीर और दूसरे मजदूर हंस रहे थे। मेरे पूछने पर जो मुझे बताया गया उसे सुनकर मुझे हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। वो बंदा रात यहीं ठहर गया था, कमीज उतारकर सो गया। रात के तीसरे पहर किसी ने उसकी नाफ में बाकायदा उंगली डालकर घुमा डाली। वो बेचारा हड़बड़ाकर उठ गया। देखा तो कोई नहीं था। उसके पेट में उसी वक्त हल्का हल्का दर्द हो गया था। देहाती बंदा था, परवाह नहीं की। पानी पीकर फिर सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके साथ फिर वही हुआ। अब की बार ज्यादा जोर से हुआ। अब जो जागा तो सो नहीं पाया। एक दफा थोड़ी आंख भी लगी तो कोई पैर का अंगूठा खींच गया। अब सुबह से उस बेचारे को मोशन लगे हुए हैं। उस बेचारे की तो दाल पतली हो गई थी। नजीर ने मुझसे कहा, जहीर बाऊजी, यहां हालात अच्छे नहीं है। इस घर में आने से पहले इंतजाम जरूर करना। मैं इस बात का जिक्र अब्बा से कर ही ना सका। मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए और फिर मेरा प्लाट पर चक्कर लगना बंद हो गया। घर मुकम्मल हो गया था। अब्बा ही देखभाल कर रहे थे। यही इरादा था, इसको किराए पर चढ़ा देंगे। चचा को कहीं से पता चल गया और उन्होंने दादी के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताया कि हमने कारोबार के लिए रकम मांगी तो भाई ने मना कर दिया। अब इतना शानदार घर बनवा कर बैठे हैं। भाभी और भाई का तो अलग होने का इरादा है। अब ये हमें पूछेंगे भी नहीं, जबकि ऐसा नहीं था। मेरे अब्बा ने कई बार चचाओं को पैसे दिए, लेकिन वो कोई काम तवज्जो से नहीं करते थे और कारोबार में नुकसान कर डालते। इस घर का भी पूरा खर्चा एक तरह से हमारे अब्बा ही चलाते थे। इस घर बनाने वाली बात पर इतना फड्डा खड़ा हुआ कि दादी के ताने और बुरा भला कहना किसी तरह ना रुका। अब्बा की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उस रात भी झगड़ा हुआ। चचा 5 लाख मांग रहे थे। अब्बा कहां से देते? ये पैसे भी यूं मांगे जाते थे। अब्बा बड़े थे। दादा ने अपनी जिंदगी में अब्बा को 1.5 लाख दिए थे, जिससे अब्बा ने बहुत मेहनत से कारोबार किया। 1.5 लाख के एवज अब्बा लाखों रुपए चचाओं को दे चुके थे। उस रात बहुत कहा सुनी हो गई। हमने देखा सुबह दरवाजे पर ट्रक खड़ा था। अब्बा ने हमारा सारा सामान लोड कराया। बजाय किराएदार रखने के सब समेट कर हमें यहां इस घर में ले आए। ये सब इतना आनन फानन हुआ। 15 दिन पहले तो ये घर मुकम्मल हुआ था। अभी तो यहां गैस का कनेक्शन भी नहीं लगा था, लेकिन शायद इसके अलावा कोई रास्ता न बचा था। इस घर में पहला दिन तो बस हमारा घर समेटते गुजरा। मेरा भाई ताहिर, बहन लैला,
अम्मी और अब्बू, छोटी सी तो फैमिली थी हमारी। हम अचानक ही सही अब इस घर में पुरसुकून जिंदगी का आगाज कर रहे थे, लेकिन उस माहौल से निकलकर अब हम दूसरे माहौल में आ गए थे। एक इंसानों का दंगल हम देखकर आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि अब यहां आकर हमें कुछ और दंगल देखने को मिलने वाले हैं। पहला दिन तो हमारा काम समेटते और चीजों को रखते गुजरा। जब थक कर रात को सोने लेटे तो लेटते ही सो गए। इस घर में 2 ही कमरे थे। एक में मैं और ताहिर साथ सो गए, दूसरे में लैला और अम्मी। अब्बा को तो छत पर सोने की आदत थी। वो अपना तकिया उठाए छत पर चले गए। मेरी आंख किसी के बहुत तेज तेज भागने की आवाज से खुली। छत पर बाकायदा कोई धम धम करके भाग रहा था। मैं तो उठा ही मेरे साथ सोया। ताहिर भी बेदार हो गया। मुझे सबसे पहले अब्बा का ख्याल आया कि वो तो ऊपर ही थे, कहीं चोर डकैत तो नहीं आ गए। ये ख्याल आते ही मैं कमरे से निकलकर भागा। अब्बा मुझे जीने पर खड़े दिख गए, हैरान, परेशान, खौफजदा। वो ऊपर की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ अब्बा, ये कैसा शोर है? मैंने तशवीश से उनसे पूछा। वो भी ला इल्म थे। उनका कहना था वो तो सो रहे थे। भाग दौड़ की आवाज से उनकी आंख खुली। आवाजें उनके अतराफ से ही आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। न समझ में आने वाली बात थी। मैंने कहा मैं ऊपर जाकर देख आता हूं, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। अब तो अम्मा और लैला भी जाग गई थी। अब्बा हम सबको लेकर अंदर आ गए। वो भागने की आवाजें वक्तन फवक्तन आती रही। एक टाइम पर तो ऐसा लगा कोई छत पर भारी भारी पत्थर फेंक रहा है। ऐसा लग रहा था लड़ाई हो रही है। ये क्या और कैसी लड़ाई थी जिसके शोर से हम सब खौफ में मुब्तला थे। अम्मा अब्बा ने हमें अस्कार और दुआएं पढ़ने को कहा और खुद भी पढ़ने लग गए। 2 घंटे बाद जाकर ये शोर थमा, लेकिन फिर हम सब वहीं लाउंज में ही सो गए। शुक्र है उसके बाद कोई धमाल नहीं हुआ। सुबह होते ही अब्बा ने अम्मा से कहा आज ही कुरान खानी करवाते हैं। मुझे तो नजीर की सारी बातें याद आ रही थी। मुझे तो लग रहा था ये मसला आराम से हल नहीं होगा। यहां तो मसाइल शदीद थे। अगर यहां ये चीजें पहले से थीं तो हमें ये चीजें बसने नहीं देंगी, और अगर इन चीजों को भगा दें तो हमारे लालची रिश्तेदार वो जादू टोना करने से भी बाज नहीं आएंगे। मुझे अपने दोस्त के दादा का ख्याल आया। वो एक छुपी हुई रूहानी शख्सियत थे। मैं अब्बा को साथ लिए उनसे मिलने चला गया, और ये मेरा सही फैसला था। उन्होंने 3 माह तक हर जुमेरात इस घर के हर कोने में पानी डालने के लिए दिया, इस एहतियात के साथ कि पानी जमीन पर ना गिरे। और भी कुछ चीजें बताई, जिनमें सबसे खास चीज पाबंदी और हो सके तो ज्यादती के साथ सदका करने का अमल था, जिसके उन्होंने हमें छोटे छोटे और अच्छे तरीके बताए जो आसान थे। बस उन पर बाकायदगी से अमल करना था। इलाज जब शुरू किया तो एकदम से सब सही नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत सब्र से काम लिया। दरअसल ये प्लाट एक कचरा कुंडी बन गया था, जहां गंदी चीजें बसेरा कर लेती हैं, और फिर लोग उतारी हुई चीजें भी कचरे में डालते हैं, और भी ना जाने क्या क्या। कभी कभी तो घर में बड़ी गलीज बदबू फैल जाती और खुद ही गायब हो जाती। एक दफा तो सब घर वाले साथ बैठे थे। हमें किचन से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई वहां खाना पका रहा हो। हम सब एक दूसरे की
शक्ल देखने लगे। हम इलाज करते थे, वो चीजें हमें जताती थी कि वो मौजूद है। हाँ, एक दफा मैंने दिन के वक्त घर के बाहर एक मलंग टाइप आदमी देखा। मुझे नजीर की बात याद आ गई। वो आदमी आंखों के सामने ही सामने गायब हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें खत्म हो गई और हम सब सुकून में आ गए। मैं अपने दोस्त के दादा का बहुत शुक्रगुजार हूं। वो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन हमारे घर आए ताकि हमारे मामले ठीक हो। हम आज भी वही रिहाइश पजीर हैं और अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।